मेरे सम्मानित प्रिय, हम लोगों ने जो पिछले क्लास में बात किया था उस बात को अब आज आगे बढ़ाते हैं। आज कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को खत्म कर दें और बड़ा एक ठहराव आ गया है, अब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आपको याद होगा कि हमने जो काम किया था बेसिकली, अब हम लोग का काम जो शुरू होने वाला है, तो मैंने कहा था कि पॉलिटी में अब हम लोग का काम चलेगा 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। यानी कहने का मतलब है कि अब हम लोग के पास जो ऑप्शन बचा हुआ है, इस ऑप्शन पर हम लोग डिटेल करते हैं 1909, 1919 और 1935, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे संदर्भित चीजों का बहुत सारा एक विश्लेषण हम लोग के पास आने वाला है। तो समझिएगा बातों को, आज एकदम इधर उधर से नहीं जाए, इसको पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हर बार ये छूट जा रहा है। आज इसको खत्म ही 4 में तो कंप्लीट कर देना चाहिए। कारण क्या है कि इसके बैकग्राउंड में जो इस हल्का सा मॉडर्न इंडिया को हम लोग को जोड़ना ही पड़ेगा। अब देखिएगा, जब 1909 की बात करेंगे तो पक्का हम लोग को बात करना पड़ेगा 1905 के बंगाल विभाजन पर। यानी सरफेस पर आकर के जो मोमेंट चला था 1905 में, जो बंगाल विभाजन हुआ था, उस पर थोड़ा सा हम लोग को विश्लेषण करना होगा। 1905 के बाद 1906 के बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और लॉर्ड मिंटो ने इसको एक जगह भी बनाया, फुट डालो शासन करो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मंच के माध्यम से 1907 के सूरत फूट के बारे में। सूरत फूट में गरम दल और नरम दल का जो विभाजन हुआ था उस पर भी बात होगी। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये 1905 से 1906, 1907 और तब जाकर के जो फाइनली एक रिपोर्ट आएगा 1909, जिसमें बात होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स पर एक अप्रोच होगा। एक्चुअली देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, हम लोग जब किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के क्रम में आपके पास क्या है, एक लाइन में सबसे पहले आपके पास एक अप्रोच है, जिस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं, जो अप्रोच आपको दिख रहा है, ये अप्रोच है भारतीय संविधान का कंसेप्ट। तो भारतीय संविधान के कंसेप्ट को चारों ओर से बूस्टअप करने वाला कौन है? मॉडर्न इंडिया। क्योंकि मॉडर्न इंडिया के तार कहीं ना कहीं इससे जुड़े हों और बाद में इन चीजों का हम लोग एक संवैधानिक विकास के रूप में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के रूप में देख पाते हैं। तो इस पर गौर कीजिएगा, जो चीज हम लोग बात कर रहे हैं उन चीजों पर अगर हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब हम लोग के पास प्राइम जो सेक्शन है, जिस प्राइम सेक्शन की बात करते हैं, तो अब हम लोग के पास सीधा बात है कि 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में डिटेल लेना है। थोड़ा सा इसके तरफ जा करके जो हम लोग के पास जो मॉडर्न इंडिया के कंसेप्ट आते हैं, मॉडर्न यानी आधुनिक भारतीय इतिहास का जो इसका अप्रोच इसके साथ कनेक्ट होता है, उसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। फिर इस 1909 के बाद हम लोग बात करेंगे 1919, और हमने कहा भी था कि इस 1919 के पीछे बहुत सारा बात। हमने कहा था कि 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, इसको कहा गया था कि 10 साल में, 10 वर्षों में इसका मॉडिफिकेशन होगा। लेकिन 1927 में, 1927 में ही इसके लिए एक नियम तैयार कर दिया गया, और जिसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, और सामन कमीशन को 1928 में हिंदुस्तान भेज भी दिया गया, जिसके खिलाफ हम लोग बात किए थे कि 1928 में ही इस पर एक रिपोर्ट आई थी, इसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, और 1929 में आया था जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम। पूरा खुल जाएगा मॉडर्न इंडिया। क्योंकि देखो क्या है ना कि कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर चीजों को डिफाइन करते हैं, तो जब अगर हम लोग पर्टिकुलर चीजों को डिफाइन करेंगे तो जो चीज आप कहना चाहते हैं, जो जिन चीजों को आप बहुत अच्छे तरह से अप्रोच करना चाह रहे हैं, वो फाइनली अप्रोच नहीं हो पाएगा। और जब अप्रोच नहीं हो पाएगा तो आपको लगेगा कि मेरे द्वारा किए गए कार्य में जो ना हल्का सा कुछ ना कुछ कमी रह गया, तो उन कमियों को आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एकदम क्लेरिफाई कर लें। क्लेरिफाई करने में हमें इस टॉपिक को लाना पड़ेगा सामने, थोड़ा देखिएगा। यानी हम सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स पर। बोलता है कि इसका नाम रखा है द काउंसिल एक्ट 1909, यानी भारत परिषद अधिनियम 1909। यहां पर देखिएगा दो बात है, मार्ले और मिंटो के बारे में कहा गया है। सिंपल समझना है, एकदम जीरो लेवल से समझना है। तीनों 9, 19 और 35 समझ गए तो समझो कि बहुत बेहतर काम हो गया है।
बोलता है भारत परिषद अधिनियम मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स का लक्ष्य था, ये मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स में से सबसे पहले समझिएगा, उस समय मार्ले जो थे, यानी मार्ले सचिव पद पर थे, जिसको हम लोग सेक्रेटरी बोलते हैं, ये सेक्रेटरी पोस्ट पर थे मार्ले, और जबकि मिंटो उस समय गवर्नर जनरल थे। तो सवाल पूछा जाएगा कि 1909 में जो है उसमें भारत के सचिव इंडियन सेक्रेटरी के तौर पर कौन थे, तो सचिव के तौर पर थे मार्ले, और मिंटो क्या थे, वो गवर्नर जनरल थे। तो इन दोनों को मिला करके, ध्यान देना है, इन दोनों को मिला करके मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया है। देखिए सुधार का लक्ष्य क्या था, 1892 यानी 1892 के अधिनियमों को दोष को दूर करना। हम लोग 1892 के बारे में बात करते हैं, उसमें जो भी अधिनियम में जो डिसक्वालिटी था उसको हटाना, खत्म करना। दूसरी ओर इधर हम लोग जब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि बोलता है कि भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना। कहने का मतलब है कि 1909 के मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के पीछे जो वजह बन रहा है वो सीधा सीधी आपका वजह क्या बन रहा है, ध्यान देना है कि आपका वजह बन रहा है, इस पर थोड़ा सा अप्रोच करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपका वजह बन रहा है कि 1905 में जब लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति हुई, थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया से कनेक्ट करेंगे तो और बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन का रिएक्शनरी व्यू था उसके खिलाफ क्या था कि उस रिएक्शनरी व्यू के खिलाफ अब क्या था ना, हमारे यहाँ क्रांतिकारी व्यवस्था की सूत्रपात हो गया। लोग एक मंच पर आकर के अंग्रेजों के खिलाफ फाइट करना शुरू कर दिए थे। कर्जन का रिएक्शनरी व्यू तो था कि भाई बंगाल का विभाजन कर दो, इसके लिए वहां पे स्वदेशी आंदोलन की बात को भी लाया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का जो है ना एक अप्रोच दिया गया। 15 अगस्त 1906 कोई क्वेश्चन पूछता भी है। इसके अलावे हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर जो आयोजन हुआ था कंप्लीटली हर तरह की चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था 1905 के क्रम में। तो 1905 का जो रिएक्शनरी व्यू था इसके खिलाफ क्या हुआ कि अब अंग्रेजों को चाहिए था कि कोई ना कोई एक भारत में ही भारत के खिलाफ लोगों को खड़ा करने की बात, और इसका सबसे बेहतर परिणाम हम लोग के सामने उभर कर आया 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना। और हमने कहा भी था कि ये जो आर्च बोल्ट थे, आर्च बोल्ट का जो कह सकते हैं कि आर्च बोल्ट का जो एक पूरी टीम था उसके नेतृत्व में जाकर के मिंटो से मिला। मिंटो तो चाह ही रहा था कि भाई अब इस हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ अप्रोच होना चाहिए। तो खैर ये मॉडर्न इंडिया की बात है, और जब हम लोग प्योर मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो इस पर और विश्लेषण में जाएंगे। लेकिन अभी तत्काल हम लोग का बात जो चल रहा है वो मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स पर चल रहा है, तो हम लोग उस पर बेहतर तरीके से बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम लोग सामने लाते हैं। इसका मतलब है कि भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना, यानी इसको ध्यान देना है कि जो हम लोग के यहां यहां से देखिएगा, बोलता है सामने आ गया ना, सामने देखिएगा, बोलता है भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना। यानी 1909 के पीछे जो मंशा थी कि जो लोगों में कंसंसनेस आ गया था देश के प्रति, जो लोगों का जो कार्य करने का जो क्षमता दुगना और तिगुना हो रहा था, लोगों को राष्ट्रवाद का समझ अब बढ़ना शुरू हो गया था। लोग राष्ट्रवाद के प्रति अब अपने आप को अटेंटिव समझ रहे थे, और वो समझ रहे थे कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। तो भारत में जो उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो हुआ था उसका सामना करना, मंशा था सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन करना। देखिए सबसे बड़ा मंशा 1909 में यही था कि सांप्रदायिकता को भड़काना है। सांप्रदायिकता का मतलब है कि एक खास जो हमारे यहाँ कम्युनिटी है, उन दो कम्युनिटी के बीच में आपस में जब तक डिस्प्यूट नहीं फैलाया जाएगा, जब तक कॉलिजन नहीं कराया जाएगा, तब तक ऐसा कुछ इस देश में जो राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का जो स्वरूप है, जो उग्रवाद एवं क्रांतिकारी के रूप में था, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो मंशा साफ दिख रहा था। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए, सवाल को समझिएगा, पूछा जाएगा 1909 को क्या बोलते हैं, मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। मार्ले क्या थे, सचिव थे। मिंटो उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। इसकी जो 1909 में किस चीज का रिफॉर्मेशन का कंसेप्ट आया है, 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना। एक सवाल पूछ सकता है कि 1909 का मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स किसके सुधार का लक्ष्य रखा गया था। तो जो 1800, ध्यान देना है, जो 1892 के का जो अधिनियम था, इसमें जो दोष था उसको दूर करने की बात की गई थी। यह सवाल आपसे पूछ सकता है, इन सवालों पर ध्यान दीजिएगा। पूछा जाएगा कि 1909 का मार्लियामेंटो का रिफॉर्म्स लाने के पीछे वजह क्या था, तो 1892 के डिसक्वालिटी को खत्म करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन रियल में ये बात थी नहीं।
रियल में अगर इसकी मंशा पर बात करें तो सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन करना। तो हमने पहले भी कहा था कि लॉर्ड मिंटो चाहते थे कि कोई शिष्टमंडल आके हमसे मिले, कोई कमेटी आके मिले, और इस कमेटी के मिलने के बाद हम उस पर क्या करें कि उसके थ्रू वहां पर सांप्रदायिकता की बात करें और वहां पर बांटने की कोशिश करें। यानी आप कह सकते हैं जो फूट डालो शासन करो का जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह की बातों को इंट्रोड्यूस किया गया, समझना है बात को, पूरी तरह से इसको आत्मसात कीजिए, बहुत सारे सवालों का आपका जवाब हो जाएगा। तो यहां पर जो शिष्टमंडल मिला था लॉर्ड मिंटो से, तो लॉर्ड मिंटो तो चाह ही रहा था, और उस शिष्टमंडल को मिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया आर्चबोल्ट ने। आर्चबोल्ट का ये योगदान रहा कि चलो उस दोनों को कनेक्टिविटी करा दिया जाए और बदले में उसी भारत में भारतीयों के खिलाफ ही एक संगठन को खड़ा कर दिया जाए, जो इसके कंससनेस में, जो इसके क्रांति में जो स्पीड आया उस स्पीड को थोड़ा कंट्रोल कर दिया जाए, लेकिन इसके कंट्रोल को उसके घर में उसके खिलाफ के लोगों को लाना आवश्यक है। देखिए ऐसे समझिएगा, नॉर्मली कहा जाता है कि हम बाहरी लोगों से फाइट कर सकते हैं, लेकिन जब घर के अंदर ही अगर फाइट स्टार्ट हो जाए तो वहां पर वो व्यक्ति किसी ना किसी वजह से कमजोर हो जाता है। और यही बात को ये सोच करके भारत में ही भारतीयों के खिलाफ लोगों को खड़ा करना शुरू किया, और 1909 की जो मेन मंशा थी वही दिख रही थी। अब इसको समझना है कि ये सेक्शन कहां जाता है। तो मंशा समझ गए। सर अरुंडले समिति की सिफारिश पर ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा समिति? सर अरुंडले समिति की सिफारिश पर फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह ध्यान रखना है कि 1909 का जो पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स आया था वो सर अरुंडले समिति की सिफारिश पर फरवरी 1909 में पारित किया गया था। मैं अब इसके बाद एमसीक्यू इसका पूछूंगा, चूंकि 1909 से ज्यादा सवाल होगा तो एमसीक्यू यहां पर पूछना बिल्कुल जायज होगा और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। देखिएगा अब क्या है, बोलता है कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ध्यान देना है, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या 69 कर दी, यानी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव, जो प्रोविंस इलेक्टोरल बॉडी को इंट्रोड्यूस करने का और साथ ही साथ व्यवसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को स्टार्ट किया गया। अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है इसको समझिएगा। कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरल बॉडी। यानी 1909 में हमारे यहाँ एक चीज इंट्रोड्यूस हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेट इलेक्टोरल बॉडी। समझिएगा, इस टर्म को समझिएगा कि ये सेपरेट इलेक्टोरल बॉडी है क्या। ये जो सेपरेट, समझना है, सेपरेट इलेक्टोरल, कोई भी चीज को एकदम बिल्कुल क्लियर करके पढ़िए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पृथक निर्वाचन पद्धति, सेपरेट इलेक्टोरल बॉडी। पृथक निर्वाचन पद्धति में क्या किया कि जो 1906 में मुस्लिम लीग का डिमांड था, उस मुस्लिम लीग को पॉलिटिकली, राजनीतिक तरीके से उसको एक व्यवस्था कर दी गई कि भाई कैंडिडेट भी आपके होंगे और उस कम्युनिटी के लोग वोट कास्ट भी करेंगे। बताइए ऐसा अगर कंडीशन होगा तो निश्चित तौर पर एक खास वर्ग के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ब्रिटेन इस बात को सोच लिया था कि जब तक उसके पैरोकार नहीं बनेंगे तब तक हिंदुस्तान में डिवीजन वाली चीज नहीं होगी, दो खंडों में लोग बटेंगे नहीं। और इसी का काम क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरल बॉडी को इंट्रोड्यूस कर दिया था, और ये इंट्रोड्यूस किया था 1909 में। इसी को हम लोग बोलते हैं पृथक निर्वाचन पद्धति। यानी एक खास वर्ग के लोग कैंडिडेट भी होंगे, एक खास वर्ग के लोग उसमें वोट कास्ट भी करेंगे, बाकी लोग इसमें अपना पार्टिसिपेशन नहीं देंगे। और इस तरह से कह सकते हैं कि इसके लिए एक स्थान सुरक्षित कर दिया गया। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि सर अरुंडले समिति की सिफारिश पर फरवरी 1909 में इसको पारित किया गया, और इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें उसकी सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत किया गया। इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं कि प्रोफेशनल एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। ध्यान रखिएगा, इस टर्म को याद रखिएगा। आजकल जो बाइलिंगुअल जब तक चीजों को नहीं पढ़िएगा तब तक आपको चीज समझ में नहीं आएगा। लिखता है कि प्रोफेशनल एंड कम्युनल, प्रोफेशनल एंड कम्युनल। तो प्रोफेशनल मतलब होता है कि दैट इज अ व्यवसायिक, और कम्युनल का मतलब होता है एक खास संप्रदाय के, एक खास कम्युनिटी के।
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक खास समुदाय के लोगों को आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कैसा, या इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, यानी जिस व्यक्ति को आप खड़ा रहे, जिस कम्युनिटी से व्यक्ति को खड़ा रहे, उसी कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को भी आप जगह दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि आप 1909 में आपकी मंशा थी कि भारत में फूट डालो शासन करो की नीति बढ़े, क्योंकि आपको पता चल गया था 1905 की क्रांति में, 1905 के बंगाल के अधिवेशन में, कि ये किस तरह से ये लोग बंगाल को अपना सेंटर बना रहे हैं और वहां से ये अपने क्रांतिकारी के जो मैक्सिमम एफर्ट हैं उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। तो यहां पर इन चीजों को सोचिएगा कि जब सेपरेट इलेक्टोरल बॉडी होगा तो हमारे हिंदुस्तान में हमारे ही खिलाफ, हमारे जैसे लोगों को खड़ा कर दिया जाए, तो हम पहले तो हिंदुस्तानी हैं, बाद में हमारा ये कम्युनल का सेक्शन चलेगा। तो इस कम्युनल को समझिएगा कि हम अपने ही घर में किसी चीज की बजटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं तो उस तरह से अपोज हो रहा है। हमेशा से विपक्ष का नियम रहा है, चाहे बेहतर कीजिए, अच्छा कीजिए, बुरा कीजिए, खूब अच्छा काम कीजिए, कुछ ना कुछ उसका निगेटिविटी निकालेगा। आज तक वो प्रचलन में है। आप देखिएगा कि सरकार कोई भी अच्छा काम करे तो उसका जो है ना कुछ डिस्क्वालिटी तो निकालना है। ऐसा नहीं कि ये जो अभी सरकार में, ये कभी उस सरकार का डिस्क्वालिटी को नहीं निकाला। कभी कभी किसी मुद्दे पर समान रूप से दोनों काम करते तो अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष करीब करीब चीजों पर वो उसके लूप हॉल्स को ढूंढती है। बस वही बात था कि उस वक्त हिंदुस्तान में अब क्या था कि कम्युनल का सेक्शन शुरू हो गया था। जैसे मुस्लिम लीग आया तो कांग्रेस कोई भी मन से किसी कार्य को क्रियान्वित करती थी, फंक्शनिंग करती थी, वहां पर उसे कुछ ना कुछ लूप हॉल्स मिलता था, कुछ ना कुछ उसमें अलग बात दिखती थी। और इस बात का सबसे अच्छा जवाब यह है कि जब 1927 के सामन कमीशन का विरोध के रूप में नेहरू रिपोर्ट ने अपना रिपोर्टिंग तैयार कर लिया, उसका पूरा आलेख तैयार कर दिया, तो यहां पर जिन्ना को अपने 14 सूत्री कार्यक्रम को क्यों इन्वॉल्व किया गया? इसका मतलब है कि जिन्ना भी अपनी कम्युनिटी के लिए दिखाना चाह रहे थे कि हम जिस चीज को प्रोसीड कर रहे हैं वो चीज आप देख लीजिए कि वो नेहरू की रिपोर्ट में वो शामिल नहीं था। कहीं पर भी सांप्रदायिकता की बात नहीं थी, कहीं पर भी हमारे कम्युनिटी की बात नहीं थी, और जो हम लोग अल्पसंख्यक लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उस पर उसने कोई काम ही नहीं किया। ये हमारा नियम है, इसको आप अलग से आप एक्सेप्टेंस दीजिए। तो शुरुआती दौर से ही ये काम चलते आ रहा है। और 1946 के कैबिनेट मिशन में तो आप देखे होंगे कि जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, जब फॉर्म हो गया था, तो शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग में अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कराया था, लेकिन बाद में पता चला कि भाई मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गया। तो कहने का मतलब है कि शुरुआती दौर से इसका काम रहा है कि जिस किसी मुद्दे पर, जिस किसी इशू पर यह काम चलेगा, अब सोचिएगा, इस बात को सोचिएगा कि जब पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों से मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो इस्तीफा देने के बाद एक नया स्टेटमेंट आया कि भाई अब जो है, अब कह सकते हैं कि मुक्ति मिल चुका है, यानी मुक्ति दिवस के तौर पर इसको मनाया जाएगा। आप जान ही रहे होंगे कि इसका एक डेट अनाउंस हुआ था 22 दिसंबर 1939 को कि भाई मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सब जगह से रिजाइन कर दिया गया था। लेकिन आपको तो पता है कि वहां पर रिजाइन करने के पीछे वजह क्या था? वहां पर वजह साफ था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसका पार्टिसिपेशन को लेकर के, क्योंकि आप भारतीयों से कुछ पूछे नहीं और आप हम लोग पे अप्रूवल दे करके भारत उसके साथ है। हमने 1914 में भी इस बात को देखा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में भी इवन गांधी जी को रिक्रूटिंग सार्जेंट का उपाधि मिल चुका था। तो खैर इसके पीछे बहुत सारी बात है। अगर हम बहुत लंबे समय तक आपसे बात करेंगे तो आपको लगेगा ये बातचीत का पूरा संविधान और पूरा मॉडर्न इंडिया है। तो हम लोग बातचीत से चीजों को खत्म कर सकते हैं। एक दिन तो का क्लास ऐसा शेड्यूल बनाया जाएगा जिस दिन मॉडर्न इंडिया को लोग जो 1-2 महीने में पढ़ाते हैं, मैं देख लूंगा 1 से 2 दिन के अंदर उतना मैं आपको कहानी की तरह बताऊंगा, कहानी की तरह जिस तरह मैं क्लास में बोलता हूं। मैं स्टार्ट करूंगा अपने स्टिक पर। सबसे पहले 1498 यूरोपियों के आगमन, 1498 के बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, कंपनी के तौर पर, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर पूछा जाएगा तो डच। फिर 1600 के बाद 1602 में डच, 1616 में डेनिश, 1664 में फ्रांसीसी और 1731 में स्वीडिश। इस स्टिक से हम लोग पुर्तगाली का पूरा डिटेल निकालेंगे। डिटेल जब निकालेंगे तो वास्को डी गामा से सफर शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे वास्को डी गामा से सफर शुरू करके पहला, जिसका नाम होगा फ्रांसिस डी अल्मीडा, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्फांसो द अल्बुकर्क पर। तो बात बहुत बाकी है, बस मौका मिलना चाहिए, उस मौके की तलाश में है। अभी तो बस मुझे क्लासरूम का फीलिंग आना चाहिए। अगर क्लासरूम का फीलिंग आए, देखो हम हर बार इस बात को बता रहे हैं कि कोई ऐसा व्यवसायीकरण मेरे माइंड में नहीं चल रहा है, इसका मतलब यह समझिएगा कि हमारी मजबूरी की अब इन चीजों का सहारा हमें लेना पड़ा। अदरवाइज
जो क्लासरूम का ऑफलाइन का सेक्शन है उसका कोई जोड़ नहीं है, और ना तो कोई ऑनलाइन का सेक्शन उससे बेहतर हो सकता है, क्योंकि वहां पर क्या है ना कि बच्चों को समझ में नहीं आता तो ऑफिस में आकर के उसे ये पता हो जाता है कि चलिए सर ये चीज नहीं समझ पा रहे तो ये समझा रहे हैं, और तभी तो हम सब सर्वाधिक रिजल्ट भी दे पा रहे हैं। हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास जितना भी क्वांटिटी है वो एक क्वालिटी का है, और हम दावे के साथ बोलते हैं इस बार भी 50 से कम दरोगा नहीं बनने जा रहा है। आने दीजिए, बिहार मेंस का जब रिजल्ट आएगा तो आपको काउंटिंग लगवा देंगे, क्योंकि पिछले बार 22 तो इस बार मेरा टारगेट है 50, ऐसे मेरा था टारगेट 100 का, लेकिन मुझे अब नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं लंबी लंबी बातों को नहीं करता हूं। तो इस बात को आप समझिएगा कि इस बार कम से कम 50 तो फाइनल होना चाहिए, और होगा भी, और इसलिए हो पाएगा क्योंकि हमने उसको जेन्युइन चीजों की राह को बताया। हमने उसे सिर्फ ये बताया कि भाई किसी चीज की तैयारी के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटेन रखना है अपने आप को, आराम से आपका एग्जामिनेशन क्रैक होगा। तो ध्यान रखना है, किसी भी चीज में बेहतर करने के लिए अपने आप को सबसे पहले उस तरह की चीजों के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, और आप जैसे तैयार होते हैं आपका काम हो जाता है। तो चलते हैं हम लोग अपने काम को फाइनलाइज करते हैं। ये समझ गए सेपरेट इलेक्ट्रोल बॉडी। थोड़ा सा एक साइड में जो लिखा हुआ बात को जरा से एक बार देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। बोलता है कि सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, समझिएगा इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए हमें आगे का काम करना पड़ेगा। सबसे पहले भारत परिषद, समझिएगा इस बात को कि भारत परिषद का क्या मामला है। सबसे पहले जो है ना भारत परिषद, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल, समझिएगा इंडियन काउंसिल। सबसे पहले भारत परिषद था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। तो आपको पता होगा कि कार्यकारिणी परिषद को जिसको हम लोगों ने बोला था, कार्यकारिणी परिषद को जिसको हम लोगों ने बोला था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखिए आपसे सवाल है, पिछला सवाल पूछेंगे तो आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तैयार है ना? फिर वीडियो मत देखिए, पिछले सवालों को चूंकि 4 में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 में आप लोगों को 1 2 3 4 चारों को मिला के आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। आपको याद होगा जब हमने कहा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, तो जो कल तक बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, हुआ था कि नहीं? इस बात पर हम लोग चर्चा किए थे, और हमने कहा था इस पद पर आया था वॉरेन हेस्टिंग्स, और वॉरेन हेस्टिंग्स पर 4 लोगों को लगा दिया गया था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, क्लेबरिंग, मानसन, फिलिप फ्रांसिस और बर्बे, बताया था कि नहीं? और बाद में हमने कहा था कि 1784 में इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और इसकी संख्या कर दी गई 3, इस पर भी बात हुई थी। अब उसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात को फिर से दोहरा रहा है, देखिएगा थोड़ा सा ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात में क्या किन बातों को आगे सामने ला रहा है। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, जो उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, में भारतीयों को शामिल किया गया, यानी इससे पहले भारतीयों को उसमें शामिल नहीं किया गया। यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, तो मैंने कहा था 1773 में क्लेबरिंग, मानसन, फिलिप फ्रांसिस और बर्बेल, और ये सारे 4 लोगों ने किसको कोऑर्डिनेट किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को। और आपको पता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था? उस समय बंगाल का गवर्नर था, और बंगाल का गवर्नर जनरल बना किस एक्ट के था? 1773 के। तो इसमें ध्यान देना है कि अब क्या किया, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं उसमें भारतीयों को पार्टिसिपेशन मिल गया, जिनमें से आप देख सकते हैं कि केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है अभी तक। ये इसको हम लोग हिडन क्वेश्चन बोलते हैं, छुपा हुआ क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, तो आपको तैयार रखना पड़ेगा। तो केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दोनों पहली बार भारतीय, ये जो कार्यकारिणी परिषद था, जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद था, उस 2 भारतीयों को शामिल किया गया, केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। याद रहेगा ना, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। जबकि सुनिएगा दूसरा एक और क्वेश्चन है, एसपी सिन्हा, जबकि एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, यानी विधिक सदस्य का भी प्रोविजन था, और एसपी सिन्हा को पहली बार विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर में भारतीयों को शामिल किया जाना, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, और विधिक सदस्य के तौर पर एसपी सिन्हा को शामिल किया गया 1909 के पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स में। अब यहां पर ध्यान देना है, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। हमने पहले भी कहा था फूट डालो राज करो का आधार बनाइए। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करने,
मतलब जो सेंट्रल और प्रोविंस का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके पावर में एनहांसमेंट करते हुए, वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करना, जो बजट का डिस्क्रिप्शन था उस पर एनालिसिस की छूट तथा लोकहित के जो पब्लिक इंटरेस्ट की जो बात थी उस विषयों पर चर्चा करने का, उन विषयों पर वो चर्चा कर सकता है कि नहीं, वो इन चीजों पर तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, परंतु बजट पर मतदान का अधिकार नहीं हुआ। यानी ये सारे अधिकार इस 1909 में दे दिए गए, लेकिन लास्ट का लाइन देखिएगा कि बजट पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, कि वो जो फाइनेंशियल जो भारत के लिए बजटिंग की व्यवस्था हो रही थी उसमें अब तक भारतीयों को किसी तरह का कोई वोटिंग का पावर नहीं दिया गया। वो सवाल पूछ सकता था, वो सार्वजनिक हित की बातों को रख सकता था, वो जो है वो प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति को वृद्धि करते हुए बजट की विवेचना कर सकता था, डिस्क्रिप्शन देख सकता था, लेकिन जब वो बजट का पेशगी होगा तो उसमें किसी तरह का उसमें वोट कास्ट करने का उसके पास पावर नहीं था। अब सोचिएगा कि अगर आपको सारा पावर है, आपको वोट कास्ट ही नहीं किया कर पा रहे हैं, तो यहां पर क्या है कि आप चीजों को सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में कोई डिसीजन नहीं है। इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय इन्हीं सुधारों से प्राप्त हुआ, और यह सुधार निरंकुशता, बहुत अच्छा टॉपिक है यह सुधार, उदार निरंकुशता, जिसको बेनेवोलेंट डिपोटिज्म कहा जाता है, डेस्पोटिज्म कहा जाता है। इन चीजों को समझिएगा। बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म एक बड़ा वर्ड है, और इस बार पिछले यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी बना था कि उदार निरंकुशता से आप क्या समझते हैं, तो ये 1909 के परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर भी बहुत तगड़े तरीके से लिखा गया था, जिसको बोलते हैं बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म। बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म एक बहुत अच्छा वर्ड था जो इससे रिलेटेड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इससे नीति से जो पॉलिसी ऑफ द एसोसिएशन है ये अपनी चरम सीमा पे थी। यानी आप कह सकते हैं कि बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म जो है, जो पॉलिसी ऑफ द एसोसिएशन की चरम सीमा पर थी, ये अपने मैक्सिमम एफर्ट पर काम कर रही थी। तो ये सारा हो गया आपका 1909 का मार्ले-मिंटो रिफॉर्म्स। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में जाकर के देखते हैं कि क्या क्या हम लोग के पास टॉपिक आ सकता है। सबसे पहला, मार्ले-मिंटो में रिफॉर्म्स कब पारित हुआ? 1909 में। उस समय सचिव कौन थे? मार्ले। वायसराय कौन थे? मिंटो। ठीक है, मार्ले-मिंटो नाम से क्लियर। किस समिति की सिफारिश पर? अरुंडले समिति की सिफारिश पर फरवरी में लागू हुआ था, आपको पता ही है। साथ ही साथ आपको बता दें ये किसके डिस्क्वालिटी को दूर करने के लिए आया था, तो 1892 के जो अधिनियम थे उसकी डिस्क्वालिटी को कंप्लीट दूर करने का आया था। इसका रियल वास्तविक कारण क्या था? तो वास्तविक कारण था कि यहाँ पर जो राष्ट्रवाद का जो बढ़ना था, जो क्रांतिकारी के रूप में उभर कर सामने आया था, उसके दमन के लिए एक अप्रोच किया गया था, और ये मिंटो के द्वारा किया गया था। इसमें मुख्य बात क्या थी? जो सबसे अधिक ये क्वेश्चन पूछता है, यही सबसे ज्यादा पूछेगा और यही पूछेगा भी, यही पूछता भी है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की पहली बार शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? 1909 के मार्ले-मिंटो रिफॉर्म। यही पूछता है, फिर यही पूछेगा। 1909 के मार्ले-मिंटो रिफॉर्म्स में पृथक निर्वाचन पद्धति की बात की गई है, यह सवाल पूछा जाएगा। और अगर थोड़ा सा भी इसके बारे में असर्शन रीजन में चला जाएगा तो लिखेगा क्वेश्चन में कि 1909 के मार्ले-मिंटो रिफॉर्म से संबंधित मुख्य तथ्यों में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब सत्य है। अब असर्शन रीजन 1 2 3 4 और 4 ऑप्शन नीचे बनाएगा, 1 2 3 2 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है। ऐसा तब हो सकता है जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए आपको हर हाल में रखना है कंसेप्ट, डिस्कशन और लास्ट में ऑब्जेक्टिव। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन की तरफ मत जाना। जो कोई फैक्चुअल पढ़ा रहा है तुम्हें ठग रहा है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि वो आपके जीवन के साथ कहीं ना कहीं आपके करियर के साथ खेल रहा है। आप फैक्चुअल क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए। कोई जरूरत नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ करके आप कुछ कर पाइएगा। आप कर पाइएगा तो आप कहीं मत पढ़िए, मेरे से भी मत पढ़िए, लेकिन आप घर पे भी चीजों को पढ़िए। तो पहले कंसेप्ट, तब डिस्कशन और बाद में ऑब्जेक्टिव। तो चलिए 1909 पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पर बात करते हैं 1919। एक लंबा अवधि हम लोग का चल गया, यानी हम लोग का 1909 का मार्ले-मिंटो रिफॉर्म्स क्लियर, इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव भी बात कर लिए। अब हम लोग के पास दो इंपॉर्टेंट है, 1919 का और 1935 का अधिनियम। इन दोनों पर हम लोग को थोड़ा चर्चा बढ़िया से करना है, क्योंकि अब ये चौथा हम लोग का पार्ट चल रहा है इंडियन पॉलिटी का। फर्स्ट हमने बात किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, तो इसको आज कंप्लीट करना है। अगर नहीं होगा तो कोई हड़बड़ाहट नहीं, तो 5 नंबर ले जाएंगे, क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि ऐसा कर देंगे तो काम हो जाएगा। और कोई जरूरत नहीं, कोई हमें अवार्ड फंक्शन में जाना नहीं है कि आप जल्दी से आइए, आपको जो है ना अवार्ड देने के लिए हम लोग रेडी हैं, क्योंकि आपने बहुत जल्दी से 3 ही घंटा में पूरा चीज खत्म कर दिया, 6 घंटा में पूरा संविधान खत्म कर दिया। हमने खत्म तो कर दिया, बच्चा कितना वहां क्वेश्चन बनाया ये डिपेंड करता है।
तो सारा जो डिपेंड करता है वो बच्चों पर करता है। अगर बच्चे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब उस टीचर के द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन वो बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। और अगर बच्चे अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, इससे साफ लगता है कि या तो हम उसे स्पीड में ले आए, या फिर जो जेन्युइन फीचर्स है, जो रियलिस्टिक फीचर है, उसके तरफ उसको मुखातिब नहीं कर पाए। और ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन क्लास में आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा पेशेंस रख के आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कोई इंटरटेनमेंट पोजीशन नहीं होता है। होता क्या है कि हम जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के क्रम में कोई बच्चा कुछ बोला होता है, बीच में बोलता है, एक से एक बच्चा रहता है, उसको हम लोग कारतूस बोलते हैं, एक से एक कारतूस बच्चा पढ़ा रहे हैं, अब बीच में कुछ अचानक से टपक दिया उसमें, हाँ सर हम जानते हैं। या फिर उसके बगल वाले भी बहुत देर से हम सीरियसली पढ़ा रहे तो उसको लगा कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होना चाहिए। हम मानते हैं कि बहुत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि आप एक मूड में बहुत समय तक नहीं रह सकते हैं। लेकिन हम उन बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, ये तो जो बच्चे का आगामी एग्जामिनेशन है, तो आगामी एग्जामिनेशन है तो आप अपने आप को थोड़ा सा सीरियस तो कर ही सकते हैं, और जितना आप अपने चीज़ों के प्रति वफादार रहिएगा वो चीज़ वफादारी से है आपके पास आएगा। तो यहाँ पे सोचिएगा कि हम लोग इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे स्कोप मिलता है। आर्टिफिशियल तरीके से मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ ऐसा इमेजिनेशन करके आपसे कोई इधर उधर का बात नहीं कर सकता, या फिर दौड़ते हुए भागते हुए कुछ यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक चीज करने का जो है ना एक नेचुरलिटी होता है। कुछ लोग जो है ना उस नेचर के खिलाफ हैं, कुछ लोग को लगता है कि बस हमें मौका मिला है कुछ करते हैं, कैमरा के सामने ये करते हैं। तो आप आर्ट करने नहीं आए, आप उन चीजों को बताने आए हैं जिससे लोगों का कैरियर जुड़ा हुआ है। और जहां पे लोगों का कैरियर जुड़ा है, अगर उसको पढ़ाने के क्रम में उसके कैरियर में एक बेहतर तरीके को आप समाहित करते हैं, जोड़ते हैं, तो पक्का है कि उसका ही विकास नहीं, उसके संपूर्ण घर का विकास हो रहा है, उससे उसके पूरे जितने लोग उससे अटैच्ड हैं उन लोगों का विकास हो पा रहा है, लोगों में एक कंसिस्टेंस बढ़ा कि नहीं तैयारी किया तो नौकरी हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके किसी मोहल्ले में से, किसी गांव में से किसी व्यक्ति का अगर नौकरी होता है तो चारों ओर के बच्चे जो है ना उसको देख कर उसको फॉलो करते हैं। तो एक समाज के विकास में हम लोग की भूमिका यही है। कोई बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं, अभी इतना बड़ा कोरोना वायरस का मामला हुआ, बहुत लोग कंबल बांटे, देख रहे होंगे कि भाई ठंड में लोगों ने कंबल बांटा, जब ठंड आती है तो कोरोना में लोगों ने भोजन बांटा, बहुत सारी चीजें लोगों ने किया। तो अब क्या है ना कि हम लोग का जो दायित्व बनता है, हम लोग का जो कार्य बनता है, उस क्रम में हम शॉर्ट टर्म के लिए एक दो दिन आप खाना खिला करके किसी को पूरे जीवन भर आप जिंदा थोड़ी रख सकते हैं, और वो भी एक पैकेट के दुख को दे करके। आप जो 20 आदमी उसको छू करके जो सब लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं, उससे उस गरीब व्यक्ति का भोजन कंप्लीट थोड़ी हो रहा है। भोजन उसका कंप्लीट होने के लिए उसके घर में एक आधार को तैयार करना पड़ेगा, और हम शिक्षकों का दायित्व दिया गया है कि उसके घर के एक आधार को रेडी कर देना, ताकि उसके समाज का संपूर्ण विकास हो सके। तो हर लोगों का हर एक दायित्व होता है। जरूरी नहीं कि जब क्रांति हुई थी, जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो सब लोग उसमें डंडा लेकर फाइट किए थे। जिनको जो मौका मिला वो अपने तरीके से इस चीज में फाइट किए थे। जो कवि थे अपने कविता के माध्यम से फाइट किए, जो राइटर थे अपने राइटिंग के बदौलत किए थे। बहुत सारे पत्रिका उसके खिलाफ पूरा फायर कर रहा था। तो कहने का मतलब है कि जो आपके पास एक बेहतर आपके पास स्किल है, उसी स्किल से आप चीजों को आगे प्रोसीड कीजिए। तो खैर, अब हम लोग 1909 एक लंबा प्रोसेस था, चूंकि हमने कहा था कि इसके बैक में काफी बात है। अब हमारे पास आ रहा है दो बात, एक है 1919 और एक है 1935। अब चलते हैं हम लोग इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए क्या बोलता है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। कारण भारतीयों के स्वशासन की मांग 1909 भारत सरकार अधिनियम पूरा करने में विफल रहा। यानी भारतीयों का भी डिमांड था भाई कि भाई जो हम सेल्फ गवर्नमेंट का बात, तो वो तो कंप्लीटली विफल रहा। इस प्रकार भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की शुरुआत की गई। यानी इसका भी कह सकते हैं कि 1909 में जो सरकार अधिनियम, जो स्वशासन की बात थी, जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात थी, उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, और इस प्रकार 1919 की शुरुआत की गई। अब जब शुरुआत की गई, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। भारतीय विधानसभा एवं राज्य परिषद के रूप में विभाजन हुआ। अब यहां पर ध्यान देना है कि जो
विधानसभा और बोलता है भारतीय विधानसभा एवं राज्य परिषद के रूप में विभाजन हुआ, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय कर दिया गया। प्रथम रखा गया राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में देखिए यहां 60 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था और केंद्रीय विधानसभा में 144। इसका चुनाव उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था जो सरकार को निश्चित धनराशि के तौर पर दे। यहां पर ध्यान देना है कि जो सगुफा, जो प्रोप्राइटर्स का 1773 में जो पार्टिसिपेशन था, उस प्रोप्राइटर्स के पार्टिसिपेशन को 1919 में एक झलक के रूप में, ग्लिम्स के रूप में यहां पर शामिल करना चाहा। अब समझिएगा कि इसका मतलब है कि 1919 का जो, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट के बोलते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम का जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा, यह सवाल पूछेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, यही सवाल पूछता है और हर बार इसी सवाल पर आपको ध्यान देना है कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, और जब द्वैध शासन की व्यवस्था हुई तो विधानसभा एवं राज्य परिषद के रूप में इसका विभाजन हो गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 सदन में बांट दिया, एक प्रथम में राज्य परिषद और दूसरा में केंद्रीय विधानसभा। जो केंद्रीय विधानसभा था 144 सीट का और जो राज्य परिषद था उसमें 60। और साथ ही साथ क्या किया कि जो राज्य परिषद था इसका चुनाव उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था जो सरकार को निश्चित धनराशि के तौर पर देता था। मतलब इस पर कब्जा कर दिया किसका? जो कैपिटलिस्ट लोग थे। अब समझ ही रहे होंगे बात को। तो हम कह सकते हैं कि 1919 के बारे में अगर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा जाएगा तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। अब चलते हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं 1935 का। 1935 को थोड़ा समझिएगा। बोलता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, कारण भारत सरकार अधिनियम 1935 के गठन होने की बहुत सारी घटनाओं का परिणाम माना जा सकता है। ये एक घटना का परिणाम 1935 नहीं है, बहुत सारी घटनाओं का परिणाम है और उन सारे घटनाओं का संबंध हमारे मॉडर्न इंडिया से है। मॉडर्न इंडिया को समझते हैं तो बहुत सारे घटनाओं का परिणाम है। इसको समझिएगा कि भारतीय द्वारा लगातार स्वायत्तता की मांग की गई, जिसको हमने कह सकते हैं कि भाई वो खुद भारत चाह रही थी कि हमारा खुद का अपना एक नियम कानून हो जो मेरे ऊपर लागू हो। हम चाहते हैं अपना एक सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्तता की बात की गई। अब इस मांग का रिजल्ट क्या था कि विरोध सभी सदस्य अंग्रेज, कारण क्या था कि 1927 में कहा गया था भाई कि सीधा सीधा इस पर अप्रोच किया गया था कि अगर 1919 की बात आएगी तो इसके सुधार किए जाएंगे कितने साल में? 10 वर्षों में। ध्यान दीजिएगा, कितने साल में? 10 वर्षों में इसके सुधार किए जाएंगे। तो 10 वर्षों में तो आना चाहिए था 1929 में, लेकिन इसको भी बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट था। 1927 में किस रूप में ये फॉर्मेट हो गया? सामन कमीशन। और आ गया किस रूप में? 1928 में ये सामन कमीशन भारत एंट्री कर गया, यानी 27 में फॉर्म हुआ, 28 में ये भारत एंट्री कर गया। अब ये जब एंट्री किया तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि सामन कमीशन का व्यापक विरोध हुआ, स्वतंत्रता की मांग बढ़ती गई और इसके खिलाफ, ध्यान दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट लाया गया 10 अगस्त 1928 को। किसके खिलाफ? सामन कमीशन के खिलाफ। क्योंकि सामन कमीशन के बारे में कहा ही गया है भाई सामन कमीशन गो बैक, वापस जाओ। किसी ने इसको एक्सेप्टेंस नहीं दिया था और कुछ लोग उस वक्त भी ऐसे बहुत सारे पार्टी थे जो अपने अलग लीग से काम करते थे अपने आप को सामने लाने के लिए, जैसे मुस्लिम लीग का सफी ग्रुप, ये सब ऐसा कुछ था, जैसे मद्रास की जस्टिस पार्टी, ये सब का एक अलग ही अपना काम चलते रहता था। वो जो पैटर्न चल रहा था उस पैटर्न से थोड़ा अलग काम करने में लोग ज़्यादा व्यस्त रहते थे और अपने आप को ज़्यादा सफल भी समझते थे, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। कभी कभी किसी पार्टी के पास कुछ खोने के लिए नहीं रहता है तो अनाप शनाप चीज़ों को सामने लाते हैं ताकि लोगों का अटेंशन उसके तरफ जाए। तो आपको बता दें कि अनाप शनाप का जो वैलिडिटी है वो मात्र बहुत कम समय तक होता है, कुछ दिनों तक अनाप शनाप चीज़ चलती है, लेकिन जो रियल है, जो एक्चुअल है, उसकी वैलिडिटी कंप्लीट एक लंबी होती है। तो वो कहा जाता है कि कभी कभी कुछ बच्चे अपने तरफ फालतू का अटेंशन लेने के लिए कुछ गलत कार्यों को करते हैं, कुछ ऐसे कार्य को करते हैं कि ताकि लोगों का अटेंशन उसके तरफ चला जाए। तो ध्यान रखना है, उन चीज़ों पर जाना नहीं है। हर युग में ऐसे लोग की एंट्री हुई है, हर एक जोन में ऐसे पार्टी की एंट्री हुई है जो बेमतलब का अपने तरफ अटेंशन लेता है, जिसका कोई हमारे सामाजिक संरचना से, सामाजिक विकास से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उन मुद्दों को जरूर उठाएगा। खैर उन बातों को हटाते हैं, 27 की बात करते हैं। तो सामन कमीशन के खिलाफ चूंकि कहा गया था भाई इसमें भारतीयों को होना चाहिए, हमारे लिए नियम बना रहे तो कोई ना कोई भारतीयों को पार्टिसिपेशन देना चाहिए, कोई भारतीय नहीं था। तो 10 अगस्त 1928 को इसके खिलाफ नेहरू रिपोर्ट तैयार हो गया। जिन्ना कहां चुप होने वाले थे, इन्होंने 1929 में 14 सूत्री कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या था, ध्यान दीजिएगा,
अब क्या था, इस दोनों के आने के बाद इस समय 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और थर्ड हुआ 1932 में। ये तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेशन था, तो पहले में तो सभी लोग का हुआ, लेकिन तब तक 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर गए गांधी जी। और गांधी जी वहां से आकर उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि मैंने कुछ पाया नहीं, लेकिन भारत की इज्जत पर बट्टा भी लगने नहीं दिया, क्योंकि वहां सिर्फ सांप्रदायिकता की खुशबू आ रही थी, सब जगह सांप्रदायिकता की बात थी, सब लोग अपने अपने हित की बात कर रहे थे। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वैसे भी कोई काम का नहीं रहा। तभी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही यहां पर गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो गया 1931 का। लेकिन इसके ये जो कंसेप्ट है 1931 के बाद ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे गांधी जी। लेकिन ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी इरविन समझौता के बाद तय इसमें पार्टिसिपेशन हुआ, लेकिन कुछ मिला नहीं। और जब नहीं मिला तो जिस समय रैमजे मैकडॉनल्ड उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे, उसे भी लगा कि चलो एक काम करते हैं, उधर से एक शगुफा छोड़ते हैं, एक बेहतर काम भेज देते हैं, ताकि लोग आपस में इन लोग का और एक बंटवारा हो जाए। कल तक हम लोग को हिंदू को मुस्लिमों से अलग करने की कोशिश थी, आज हिंदुओं को हिंदुओं से अलग करने की एक पेशकश कर दी और भेज दिया सांप्रदायिक पंचायत। बड़ा जबरदस्त इसका कंसेप्ट है। 1935 में अगर जाते हैं तो पूरा आधा से ज्यादा मॉडर्न इंडिया का पूरा पार्ट इसमें आ जाए। देखिए, अगर थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। ऐसे समझिए, संवैधानिक तरीके से ही मॉडर्न इंडिया को थोड़ा पार्ट को खींच के लाते हैं। हो सकता है कि आपका अप्रोच बहुत अच्छा हो जाए, और कोशिश कीजिए इस तरह के अप्रोच अपने आप में डेवलप कीजिए। सबसे पहले समझिएगा, हम आते हैं एकदम प्राइम जोन में, बेहतर जोन में, जहां जिस जोन से ज्यादा बातें होती है। सबसे पहले 1930 में 11 सूत्री कार्यक्रम रखा गया गांधी जी के द्वारा इरविन के समक्ष। 11 सूत्री कार्यक्रम जब रखा गया तो इरविन ने उसे काफी लाइटली लिया। उस 11 सूत्री कार्यक्रम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और उसी वक्त गांधी जी ने कहा था कि भाई हमारा 11 सूत्री कार्यक्रम है, अगर एक्सेप्टेंस है तो ठीक है, नहीं तो इसमें से, इस 11 सूत्री कार्यक्रम में से जो नमक बनाने का जो कानून है, जो नमक बनाने की बात है, हम नमक बनाकर इस कानून को तोड़ेंगे और इसका पहला उल्लंघन करेंगे। और हमने तारीख भी तय कर लिया, अगर आप मानते हैं तो ठीक हो, नहीं तो हमारी दांडी यात्रा स्टार्ट होगी। और इस तरह से उन्होंने अपना दांडी यात्रा भी फिक्स कर लिया था, भाई हम अपना दांडी यात्रा स्टार्ट करेंगे। 1930 के 11 सूत्री कार्यक्रम को नहीं माना गया। निश्चित तौर पर दांडी यात्रा की शुरुआत हो गई। दांडी यात्रा की जब शुरुआत हुई तो इन लोगों के बीच में बौखलाहट हुआ। उसे क्या पता था कि एक व्यक्ति इतने जमात को खड़ा कर देगा, हर लोग अपने अपने जगह से नमक कानून का उल्लंघन करना शुरू कर देंगे। सब लोग अपने अपने जगह से शुरू कर दिए। इधर दक्षिण भारत में, इवन आपके बिहार में, मुंगेर में, ये हर जगह इस कार्य को शुरू कर दिया गया। उन्हें क्या पता था कि हिंदुस्तान के लोग गांधी जी के एक आह्वान पर पूरे एकजुट हो जाएंगे और इस यात्रा का एक हिस्सा बनेंगे। अलग अलग अपनी जगह पर लोग यात्रा करके इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। तब क्या हुआ कि भाई दिल्ली समझौता, यानी दिल्ली समझौता मतलब गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को इरविन के बीच में समझौता हुआ। अब समझौते के बाद था कि भाई पहले से तय था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 30, 31, 32। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेशन को गए। जब पार्टिसिपेशन को गए तो वहां पर सिर्फ सांप्रदायिकता की बात हुई। और फ्रैंको मोरस ने कहा भी था, एक स्टेटमेंट दिया था कि बड़ा विहंगम दृश्य है कि गांधी जी जब सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तो एक मानव जो है ना, आधे कपड़े को पहने हुए अर्धनग्न, क्योंकि अर्धनग्न फकीर तो चर्चिल ने कहा था, लेकिन फ्रैंको मोरस ने कहा था कि उनका सीढ़ियों पर चलना एक अपने आप में विहंगम दृश्य है कि पूरे वर्ल्ड का एक ऐसे प्रधानमंत्री से लोग मिलने जा रहा है जो एकदम साधारण व्यक्ति है। तो कह सकते हैं कि उन व्यक्ति की तो बात ही, गांधी तो कोई व्यक्ति थे नहीं, हाड़ मास के कोई व्यक्ति थे नहीं, गांधी तो एक विचारधारा है, और विचारधारा कभी आज तक खत्म हुआ नहीं है, एक थाउट थे। आज पूरे वर्ल्ड इस थाउट को समझता है। तो समझिएगा इस बात को कि 1931 में, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। 31 में इरविन समझौता के बाद ये पार्टिसिपेट किया, वापस आए, कुछ नहीं बना, क्योंकि वहां सिर्फ सांप्रदायिकता की बात हुई और कहा गया कि भाई हमने कुछ पाया नहीं, लेकिन भारत की इज्जत पर बट्टा भी लगने नहीं दिया। था क्या कि सांप्रदायिक पंचायत का जो सगुफा था वो पहले से रेडी था उसके माइंड में। लगा था कि कल तक हिंदू और मुसलमान तो अलग थे ही,
1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म तो इस बात का बड़ा द्योतक है ही। एक काम करते हैं, 1932 में हमारे उसके पीछे सांप्रदायिक पंचांग को भेज दिया गया। अब जब सांप्रदायिक पंचांग आ गया तो यह साफ स्पष्ट हो रहा था कि अब हिंदुओं से हिंदुओं को अलग करने की एक व्यवस्था तय की गई। गांधी जी को पता था कि अगर कल तक जो दो कम्युनिटी के बीच में चल रहा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों के बीच में, खास कम्युनिटी के बीच में फाइट चल रहा है, अब हिंदुओं में भी अगर सेपरेशन की बात आ गई तो पक्का कि डिविजिबल का जो पोजीशन है वो लेयर्ड हो रहा है। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इतना लेयर हो जाएगा तो दिक्कत है। उसी वक्त गांधी जी आमरण अनशन पर चल गए। मदन मोहन मालवीय के प्रयास से अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। बहुत अच्छी बात हुई कि वो इन चीजों को मानने से इनकार कर दिए और उसका सांप्रदायिक पंचांग धरा का धरा रह गया। उसी वक्त इस बात से खुश होकर के गांधी जी 1933 में हरिजन पत्रिका की शुरुआत भी की है। तो खैर ये पूरी बात है और इस पूरे बात में ये पूरा कंप्लीट सेशन चल रहा है और बाद में एक अधिनियम के तौर पर हम लोग के पास एंट्री कर गया। ध्यान दीजिएगा, उसका नाम था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब ये जो अधिनियम है, ध्यान देना है, इस अधिनियम की जो बात है, जो हम लोग बात किए थे, इसके थोड़े से सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि इस पूरे अधिनियम का, इस पूरे पार्ट 4 में हम लोगों ने पूरे अधिनियम को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन भी कर दिया। अब इसमें बहुत सारी बात है जो 1937 की बात है। तो 1937 की बात करके जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में 1937 के चुनाव के बारे में बात करेंगे, उसके प्रोविजन के बारे में बात करेंगे, तो कंप्लीट हम लोग के पास अप्रोच आना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोग जो कुछ भी थोड़ा कुछ बचा हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम लोग बात करेंगे तो उन चीजों को जोड़ लेंगे और मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग अपना काम इंडियन पॉलिटी का शुरू कर देंगे। जय हिंद।